लेकिन समय के साथ साथ ये खजाना भी लूटता गया। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर बीएसएनएल में इतने स्कैम हुए कि इसने बीएसएनएल की ग्रोथ पर ताला लगा दिया और जिसके बाद बीएसएनएल फिर कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकी। अब ये घोटालों का मामला बस यही तक नहीं रुकता, बल्कि 2007 से 2009 के बीच भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर रह चुके ए राजा के कार्यकाल में भी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला होता है। बीएसएनएल की बर्बादी की एक और वजह थी और वो थी जियो। अब इन स्कैम्स और लॉसेस के जले पर नमक छिड़कने का काम जियो ने किया, क्योंकि इस फ्री की स्कीम ने लोगों को इतना अट्रैक्ट कर दिया कि लोगों को एक सिम लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा था। जियो ने अपने इस लॉन्चिंग ऑफर में अपने यूजर के लिए सब कुछ फ्री रखा था, फ्री का डेटा, फ्री के कॉल्स, फ्री के ऐप सब्सक्रिप्शन। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल को इंडियन गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2000 में स्टार्ट किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में दूरसंचार सेवाओं को सुधारना तथा उन्हें देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ना था। बीएसएनएल भारत की पहली ऐसी टेलीकॉम कंपनी थी जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा पहाड़ी इलाकों तक अपने नेटवर्क को स्थापित कर रही थी और अपनी इसी नेटवर्क के चलते बीएसएनएल साल दर साल प्रॉफिट पे प्रॉफिट बना रही थी। 2004 से 2005 के बीच बीएसएनएल ने कुल 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था और बीएसएनएल का यही प्रॉफिट 2006 से 2007 के बीच कुल 40,176 करोड़ का हो गया। बीएसएनएल इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक खजाने से कम नहीं थी जो साल दर साल प्रॉफिट पे प्रॉफिट बना रही थी, लेकिन समय के साथ साथ ये खजाना भी लूटता गया। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर बीएसएनएल में इतने स्कैम हुए कि इसने बीएसएनएल की ग्रोथ पर ताला लगा दिया और जिसके बाद बीएसएनएल फिर कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकी। 2004 में भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन के कार्यकाल में भी कई घोटाले हुए और इन स्कैम्स में दयानिधि मारन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। अलॉटमेंट स्कैम एक ऐसा स्कैम जिसमें दयानिधि मारन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने बीएसएनएल के टेंडर प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। इसके साथ ही दयानिधि मारन पर यह आरोप भी था कि उन्होंने बीएसएनएल के कई बड़े टेंडरों में पारदर्शिता और निष्पक्षता का उल्लंघन किया है। इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज इस स्कैम में दयानिधि मारन पर यह आरोप था कि उन्होंने अपने घर और ऑफिसेस में इलीगल टेलीफोन एक्सचेंजेस लगवाए, जिसका यूज वे अपने पर्सनल बिजनेस यानी कि सन टीवी नेटवर्क के लिए किया करते थे। अब इस स्कैम ने बीएसएनएल की कमर तोड़ दी थी। ईडी और सीबीआई ने जब इस केस की जांच की तो उन्हें पता चला कि दयानिधि मारन अपने मंत्री पद का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये घोटालों का मामला बस यही तक नहीं रुकता, बल्कि 2007 से 2009 के बीच भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर रह चुके ए राजा के कार्यकाल में भी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला होता है। अब इस पूरे स्कैम में ए राजा पर यह आरोप था कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी का उल्लंघन किया और पहले आओ पहले पाओ यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नीति का दुरुपयोग किया है। अब कहा यह गया कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन में मार्केट रेट से भी कम रेट में स्पेक्ट्रम को सेल किया गया, जिससे गवर्नमेंट को भारी नुकसान हुआ। सीएजी की एक रिपोर्ट का माने तो गवर्नमेंट को कुल 1,76,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। सीबीआई ने जब इस केस की जांच की तो 2011 में ए राजा को गिरफ्तार किया गया। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और 16 अन्य लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज किया है। दिल्ली और चेन्नई में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान जारी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने केस दर्ज करने के बाद दिल्ली, चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली में तलाशी अभियान शुरू किया। अब इन स्कैम्स को छोड़कर भी कई ऐसे कारण थे जिससे बीएसएनएल मार्केट में कमबैक नहीं कर पाया, जिसमें प्रमुख कारण था उस समय की गवर्नमेंट का बीएसएनएल को नजरअंदाज करना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बयान में बताते हैं कि बीएसएनएल की बर्बादी के एक कारण उस समय की यूपीए सरकार का बीएसएनएल को नजरअंदाज करना भी है। आप खुद सुन लीजिए कि वित्त मंत्री ने इस बयान में क्या कहा। मार्च में बीएसएनएल का मार्केट शेयर था 19% मार्केट शेयर बीएसएनएल का। वो धीरे धीरे घट करके 7.96% में आ गया इनके नॉन कोऑपरेटिव मेजर्स के वजह से। इनके इरादा ठीक नहीं था, बीएसएनएल को ऐसे छोड़ कर गए और वो इतना पगार ऑलमोस्ट इन डेथ बेड बीएसएनएल आ पहुंचे। अब जरा बीएसएनएल के लॉसेस के बारे में भी जान लेते ताकि हमें पता तो चले कि बीएसएनएल कितना घाटे में है। 2009 के समय बीएसएनएल कुल 1721 करोड़ के प्रॉफिट में था, लेकिन 2009 के बाद बीएसएनएल के बुरे दिन शुरू हो गए। 2010 से 2018 के बीच बीएसएनएल को कुल 57,000 करोड़ का नुकसान हुआ था और 2019-20 की बात करें तो बीएसएनएल को कुल 15,500 करोड़ का नुकसान हुआ था।
लेकिन समय के साथ बीएसएनएल के नुकसान भी घटते गए और 2020-21 में बीएसएनएल का नुकसान घटकर 7,441 करोड़ रुपए रह गया। और इन लॉसेस के घटने की एक वजह मोदी गवर्नमेंट का बीएसएनएल को सपोर्ट करना भी था। इतने सारे स्कैम्स और बीएसएनएल के टाइम के साथ अपग्रेड न होने के कारण कई यूजर्स ने बीएसएनएल को छोड़ दिया। लेकिन बीएसएनएल के लॉसेस को कवर करने के लिए करंट गवर्नमेंट ने भी बीएसएनएल को बड़ी मदद की। आखिरकार एक ही गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी, और वो भी अगर मोदी सरकार के रहते हुए बंद पड़ जाए तो इससे बुरा और क्या ही होगा। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने कई बार बीएसएनएल को फाइनेंशियली हेल्प भी की। जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को 1,64,156 करोड़ रुपयों का रिवाइवल पैकेज दिया। इस पैकेज को देने के पीछे कई वजह थी, जैसे कि फाइबर नेटवर्क में सुधार होगा, सर्विस में सुधार किया जाएगा और 4G नेटवर्क को देश के कोने कोने में स्थापित किया जाएगा। बीएसएनएल की बर्बादी की एक और वजह थी और वो थी जियो। अब इन स्कैम्स और लॉसेस के जले पर नमक छिड़कने का काम जियो ने किया। 2016 में मुकेश अंबानी जी ने भारत में जियो लॉन्च किया, जिसने भारत में नई डिजिटल क्रांति फैलाने का काम किया। क्योंकि जियो की इस फ्री की स्कीम ने लोगों को इतना अट्रैक्ट कर दिया कि लोगों को एक सिम लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा था। जियो ने अपने इस लॉन्चिंग ऑफर में अपने यूज़र के लिए सब कुछ फ्री रखा था। फ्री का डेटा, फ्री के कॉल्स, फ्री के ऐप सब्सक्रिप्शन। और जियो की फ्री की स्कीम ने मार्केट की बाकी टेलीकॉम कंपनीज की कमर तोड़ दी थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस फ्री की स्कीम के चलते लोग आज इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, कल वही फ्री की स्कीम लोगों की जेब खाली होने का भी एक कारण बनेगी। जी हाँ दोस्तों, 3 जुलाई 2024 से जियो ने अपने रिचार्ज प्लान के रेट में बढ़ोतरी की है। और ये बढ़ोतरी कुछ कम नहीं बल्कि 12 से 27% की हुई है, जिससे बाकी टेलीकॉम कंपनी जैसे कि एयरटेल और वीआई ने भी अपने रिचार्ज प्लान के रेट बढ़ा दिए। अब इन रेट्स बढ़ाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी के नेटवर्क को डेवलप करने के लिए, स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए कंपनी अपने रेट्स बढ़ाती है। कई टेलीकॉम कंपनीज का ये भी कहना है कि न्यू पॉलिसीज और 5G नेटवर्क को बेस्ट करने के लिए इन रेट्स को बढ़ाया गया है। अब इन रेट्स बढ़ाने के पीछे एक और वजह ARPU भी है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जिसका मतलब कंपनी को एक यूज़र से कितना रेवेन्यू मिलता है। अब जाहिर सी बात है, कंपनीज अपने रिचार्ज के प्लान्स के रेट बढ़ाएंगी तो कंपनी का ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी इंक्रीज होगा। अब इन कंपनीज ने रेट तो हाई कर दिए और अब इस पर यूज़र के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 3 ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है और कम कंपटीशन के चलते इन टेलीकॉम कंपनीज की मनमानी को तो होना ही था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन इन सब के बाद सबकी नज़रें जाती है गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी यानी कि BSNL पर। आप सोच रहे होंगे कि जहां बाकी टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल और VI अपना 5G नेटवर्क बेस बनाने की तैयारी में है, वहीं 3G पे अटका हुआ ये BSNL क्या इनको कम्पीट कर पाएगा? और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ प्राइवेट कंपनीज हमें इतना बेस्ट नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है तो BSNL का इंडियन मार्केट में फिर से कमबैक करना क्यों ज़रूरी है? इस समय इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में 3 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज और एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज यानी कि BSNL है। और अगर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के हाई रेट ऑफ रिचार्ज से यूज़र परेशान है तो BSNL का इंडियन मार्केट में कमबैक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मार्केट में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। जहां जियो ने अपने रिचार्ज के प्लान इंक्रीज कर दिए, वहीं सेम एयरटेल और VI ने भी देखा देखी में अपने रिचार्ज के रेट बढ़ा दिए। अब यूज़र्स के पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं सिवाय इसके कि वो इन बढ़े हुए दामों को एक्सेप्ट कर ले। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त लोग जियो और एयरटेल के इन बढ़े हुए दामों से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिस वजह से वो BSNL की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। राजस्थान में सिर्फ एक ही महीने में 1,61,000 लोग प्राइवेट कंपनीज को छोड़कर BSNL में शिफ्ट हो गए। जी हाँ, वही लोग जो 2016 में जियो की फ्री की स्कीम के चलते लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो रहे थे, आज वही लोग BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं। लेकिन जब लाखों लोग BSNL की ओर शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या BSNL इन सभी यूजर्स को 4G नेटवर्क प्रोवाइड कर पाएगा? इसका आंसर है अभी तक तो नहीं। जी हाँ, BSNL ने 4G तो लॉन्च किया है, लेकिन वो 4G भारत के कुछ ही स्टेट्स में अवेलेबल है। और अगर इतने सारे यूज़र्स BSNL की ओर शिफ्ट हो रहे हैं तो BSNL का ये एक जनरेशन पीछे चलना इस वक्त तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि BSNL ऑलरेडी लॉसेस में है। और अगर BSNL को इन बाकी टेलीकॉम कंपनीज को कम्पीट करना है तो BSNL को कुछ ही महीनों में अपने 4G नेटवर्क को सभी स्टेट में अवेलेबल करवाना होगा, क्योंकि जहां बाकी टेलीकॉम कंपनीज 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है, वहां BSNL अपना 4G नेटवर्क भी पूरी स्टेट्स में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले कुछ ही समय में BSNL
हमारी सभी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। शायद ये सब कुछ मैं BSNL पे ट्रस्ट करके तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी गारंटी दी है रतन टाटा जी की कंपनी TCS ने। जी हाँ, TCS ने BSNL के साथ 15,000 करोड़ रुपए की डील की है और इस डील में TCS BSNL के 4G नेटवर्क को भारत के सभी स्टेट में अवेलेबल करने में BSNL की मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट में TCS BSNL की 1 लाख 4G साइट्स को कंप्लीट करेगा। BSNL इन 4G साइट्स का काम पूरा हो जाने के बाद जल्द ही सॉफ्टवेयर में चेंज करके 5G नेटवर्क भी प्रोवाइड करेगा। BSNL के इस कमबैक करने से इंडिया में यूजर्स को बड़ा फ़ायदा होगा। किसी भी चीज़ का एडिक्शन हमारे लिए बहुत गलत साबित होता है, जैसे कि कम कंपटीशन के चलते इन टेलीकॉम कंपनीज़ ने अपने रिचार्ज के रेट बढ़ा दिए और अगर आगे भी इन पर सवाल नहीं उठाया जाए तो ये अपने रेट्स को बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।